मेरे साथ मौजूद है हबीब अकरम साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है और दिल अजीज़ शख्सियत भी हैं और एक दानिश्वर भी। बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। हबीब अकरम साहब, पहला तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैं कुछ बात अगर आप इजाज़त दें तो करूं आपकी। मैं एक ट्वीट भी देख रहा था, फिर जवाब आपको किसी ने ट्वीट कर दिया, फिर उस ट्वीट के जवाब में किसी और ने कोई जवाब दे दिया, तो एक अजीब सी सिचुएशन बन गई। मगर मेरा सवाल ये है कि जमात इस्लामी वहाँ बैठी हुई है, कोई आगे पेशरफ्त नहीं हो रही, पीटीआई के लीडर अंदर हैं, हुकूमत यूँ लगता है कि जैसे किसी वेंटिलेटर पर चल रही है। ये सिचुएशन आपके ख्याल में सस्टेनेबल है और ये इसी तरह चलता रहेगा या कोई क्वालिटेटिव चेंज आपको नज़र आ रही है मुस्तकबिल करीब में? हबीब अकरम साहब। काजी साहब, पाकिस्तान में जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन हुई है कि जिसमें मुतहारिफ फरीक आमने सामने हों तो वो ज़्यादा देर तक प्रोलॉन्ग नहीं करती। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में जितनी भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई वो चंद महीनों पर मुश्तमिल थी और चंद महीने के अंदर अंदर सूरत हाल किसी ऐसी इस तरह भी तय हो गई जो शायद बहुत सारे लोगों को पसंद ना हो, लेकिन बहरहाल तय हो गई। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान में 2 साल गुजर चुके हैं और तनाव की कैफियत बरकरार है, न सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ती चली जा रही है। तो इस कैफियत को कम करने का या इस कैफियत को दूर करने का कोई तरीका दूर दूर तक नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इस खेल के सारे फरीक अपने अपने मौक़िफ़ और अपनी अपनी पोजीशन पर अटके हुए हैं, तो लिहाजा मुझे तो कोई अच्छी खबर नज़र नहीं आती। जाहिर है जब बड़े फरीक कोई मामला तय ना कर रहे हों और मुल्क को आगे बढ़ने का कोई रास्ता ना नज़र आ रहा हो तो फिर छोटे फरीकों की बन आती है, जो छोटे प्लेयर्स हैं। और इन दिस केस हम देख रहे हैं कि एक कहीं हम खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसी जमात जो तकरीबन ख़त्म होती चली जा रही थी पीटीएम की सूरत में, उसको दोबारा राइज मिल रहा है। इसी तरह जमात इस्लामी को आप देख लीजिए कि वो ट्रैक्शन गैदर कर रही है और छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। बलूचिस्तान में देख लीजिए कि सियासी तहरीक का आगाज़ हुआ चाहता है या हो चुका है। तो ये छोटे ग्रुप इसलिए ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे जो बड़ी सियासी जमातें हैं और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। अच्छा हबीब अकरम साहब, आज मेरे साथ मियां शाहिद साहब भी मौजूद, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। एक और बात मैं एक और एंगल से इसी सियासत को किसी और चीज़ से जोड़ना चाहता हूँ। एक स्टोरी हम लेंगे मियां शाहिद साहब से कि जो बारीक वारदात है, चाहे वो IPPs की सूरत में हो या किसी और, यानी वो वारदात नीचे नीचे जारी है। मगर मैं इसमें बाद में आऊँगा। ये फरमाइए कि ये जो तहरीकें बन रही हैं या बनाई जा रही हैं, ये PTM की या जमात इस्लामी की, तो इसमें तो बड़ी खुली इनको आने जाने की जिस तरह हमें खबरें मिल रही हैं कि इन्हें तो कोई रोक टोक नहीं है। कम से कम जमात इस्लामी के लोगों को तो हमें यह भी पता चला कि रास्ते में पूछा जाता है पुलिस की तरफ से कि जी आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर इससे हैं तो चले तशरीफ़ ले जाएं, अगर नहीं है तो इधर बाहर आ जाओ। तो ये क्या इनकी कोई हौसला अफजाई हो रही है आपके ख्याल में? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रियल अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है वो तो बर्दाश्त नहीं हो पा रही। हुकूमत इस काबिल नहीं है कि उस अपोजिशन से कोप कर सके और इस्टेब्लिशमेंट की वो ऑन द रॉन्ग साइड है। तो ऐसे में एक अपोजिशन की ज़रूरत है, क्योंकि वो मुहावरे की ज़रूरत पूरी करनी है। मुहावरे की ज़रूरत इस तरह पूरी करनी है कि वज़न बैत है जिसे कहते हैं। तो इस वक्त वज़न बैत को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों के अनासर जो है, मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ अनासर को उभारा जा रहा है और उन्हें न सिर्फ एक रेड कारपेट किस्म का माहौल दिया जा रहा है बल्कि उनके साथ मज़ाकरात भी आप देखें कि वो हंसी खुशी मज़ाकरात होते हैं। कभी एक तरफ से सख्ती होती है, फिर साथ ही कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो भाई हैं। तो इस तरह की जो अपोजिशन मसनूई, जहां जैसे ये हुकूमत फार्म 47 की बुनियाद पे बनाई गई है, इसी तरह एक मसनूई अपोजिशन भी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मेरा अंदाज़ा ये है कि जो जमात इस्लामी है वो शायद ये ज़रूरत पूरी न कर सके, क्योंकि जमात इस्लामी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा देर तक किसी इस तरह की इंटरवेंशन को बर्दाश्त नहीं करेगा बल्कि उसको निकाल बाहर फेंकने की सलाहियत रखता है। तो बहरहाल दूसरी तरफ यह है कि जमात इस्लामी को बहरहाल काम करने का मौका तो उसे भी मिलना चाहिए, लेकिन किसी और की कॉस्ट पे इसको उठा के बढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली जमात इस्लामी अपने साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेगी। अच्छा हबीब अकरम साहब, एक और सवाल मैं जी पहले मियां साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ ताकि आप ये जो मैं बारीक वारदात की बात कर रहा हूँ कि ऊपर एक लड़ाई और खेल और हला हाओ जिसे आप कहते हैं ना, हुला ब्लू जो है वो जारी है, शोर है,
कान पड़ती आवाज़ सुनाई नहीं देती। मियाँ शाहिद साहब, ये आज आपके पास कच्ची कैनाल की क्या स्टोरी है? ये तो हम रो रहे थे IPPs को, ये क्या कहानी है, ये ज़रा हमें बताएं। और फिर मैं हबीब अकरम साहब से पूछता हूँ कि सारा मेला जो है नीचे लूट मार के लिए तो नहीं लगा हुआ? जी मियाँ शाहिद साहब सुनाइए ज़रा मुझे भी और हबीब साहब को भी। काजी साहब, आप दोनों बुजुर्ग जो हैं ये कहानी सुने। हबीब अकरम अरे हमें नौजवानी में ही बुजुर्ग कह दिया आपने। जो है इन्होंने स्टोरियां ब्रेक की हैं। आप भी माशाल्लाह जो है वो इस पे मईशत पे और सियासत पे बड़ा अबूर रखते हैं। ये सुनिए, बड़ी अजब कहानी है करप्शन की। एक कच्ची कनाल जो 2002 में शुरू होती है, उसका आगाज़ होता है और उसने जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के कई अजला को जो है सराब करना होता है। 7 लाख अराजी जो है वो उसने सराब करनी होती है और कहा जाता है कि 5 अरब रुपए का सालाना फ़ायदा होगा इससे। लेकिन हुआ क्या कि इसका फ़ेज़ 1 जब शुरू होता है तो 31 अरब रुपए का PC1 तैयार होता है और वो फ़ेज़ 1 2007 में मुकम्मल होना था, 2017 में मुकम्मल हुआ, वो भी नामुकम्मल था। और उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने जब उस वक्त कहा कि हमें जल्द जो है वो इफ्तिताह करने हैं, तो इसमें 2-3 इफ्तिताह किए गए। तीनों मंसूबे जो हैं अब बंद पड़े हुए हैं। जिस तरह नीलम जेलम का इफ्तिताह किया गया वो भी बंद पड़ा हुआ है, इसका इफ्तिताह किया गया कच्ची कनाल का, ये करप्शन की नज़र हो गया। और उसके बाद T4 का इफ्तिताह किया गया, वो भी उस वक्त ख़राब हो गया। ये तीनों मंसूबे ख़राब हो गए। इस पे आते हैं कि 31 अरब रुपए का ये मंसूबा था, 79 अरब रुपए इस पर लग गए, 57 अरब रुपए जो हैं वो इधर उधर सारी जेबों में हो गए। और उसके बाद भी ये मंसूबा क्या बना कि ये मंसूबा सैलाब पानी तो इसने शराब नहीं किया, सिर्फ 500 क्यूसेक पानी जो है वो इसमें निकास हुआ और इसको एक दिफाई लाइन बनाया गया था ताकि को सुलेमान से जो सैलाब आता है वो वहाँ से जो है उसको गुजारा जा सके नीचे पुल बना के। वो जैसे सैलाब आया ये नहर टूट गई और नहर बर्बाद हो गई है, उसमें सारा मंसूबा तबाह हो गया। अब क्या हुआ है, 75 जो 57 अरब है वो तो खा ले। अब 2 दिन पहले इजलास हुआ, डॉक्टर मुसद्दिक जो कि आबी वसाइल के वजीर भी हैं, उनके दफ्तर में इजलास हो रहा है और वारडा के इंजीनियर्स बैठे हैं। उन्होंने कहा जी हमें 12 अरब रुपए और चाहिए और फिर उन्होंने कहा कि ये आर्जी हल है, इसके अलावा अगर आप इसका मुस्तकिल हल चाहते हैं तो 400 अरब रुपए और चाहिए। माशाल्लाह। और उस पे डॉक्टर मुसद्दिक साहब अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि यार आप इंजीनियर्स हैं, मुझे बताएं कि ये कैसे चाहिए। तो कोई हल नहीं था, उन्होंने कहा कि बस ये चाहिए। तो फिर उन्होंने उनकी बात मान ली। हालांकि काजी साहब, वहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए थी कि वो 57 अरब रुपए कौन खा गया, वहाँ पे इंक्वायरी होनी चाहिए थी। वो नहीं, वो मुश्किल है। अच्छा हबीब अकरम साहब, आपने मुख्तसरन ये स्टोरी सुनी, मेरी जो राय है गलत हो सकती है। मुझे लगता है कि जितना ऊपर ड्रामा है ये सियासत का है, कहीं हॉकी है, कहीं क्रिकेट है, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, नीचे बारीक वारदात चल रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? काजी साहब, अब ये मुल्क इस काबिल नहीं रहा कि इसके अंदर इस तरह की बारीक वारदातें ज़्यादा देर तक डाली जा सकें। पाकिस्तान के अंदर जो रेंट सीकर्स की इकॉनमी थी वो आप देख रहे हैं कि उसने पाकिस्तान को निचोड़ के इस हाल में कर दिया है कि अब यहाँ से मज़ीद नोच खसोट नहीं हो सकती। यानी IPPs यानी बिजली का जो मसला है उसमें भी रेंट सीकर्स की आपको इकॉनमी नज़र आती है और इकॉनमी ऑफ द इलीट का जो क्लासिकल एग्जाम्पल है वो भी आपको दिखाई देता है। दूसरी तरफ आप डैम्स का, इसी तरह मुख्तलिफ आप जगहों पर चले जाएँ तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि पाकिस्तान की रियासत के अंदर आपका कोई ऐसा बड़ा जानने वाला हो या आप उसके फ्रंटमैन बन जाएं तो आपका कारोबार चल सकता है। और अगर आपने ईमानदारी से कारोबार करने की कोशिश की तो रियासती इदारे यानी नीचे एक सोशल सिक्योरिटी से लेके ऊपर तक सारे के सारे इदारे आपके ऊपर पल पड़ेंगे और आपकी तिक्का बोटी कर देंगे और आपको कारोबार करने के काबिल नहीं छोड़ेंगे।